हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। एनसीईआरटी ईवीएस की क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है। इसके अंदर आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो आश्रय और परिवार, शेल्टर एंड फैमिली वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और यदि आपकी कोई भी क्वायरी है सीटेट के रिगार्डिंग, तो आप हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए या कोई आपको नोट्स चाहिए सीटेट से संबंधित, तो वो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत हम लोग सबसे पहले करेंगे कि जैसे कि मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव होते हैं, जंगल में रहने वाले जीव होते हैं, या कहीं पर भी किसी अलग अलग स्थानों पर एक विशेष प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उनके आधार पर प्रश्न बनते हैं हमारे सीटेट एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे कि अलग अलग जगह पर पाए जाने वाले जो एक जीव होते हैं, कहाँ कहाँ पर रहते हैं। जैसे मनुष्य के घर में विशेष रूप से पाए जाने वाले जो जीव होंगे, वो एक तो कुत्ता है, बिल्ली है, छिपकली है, मच्छर है, बकरी है, चूहा है और चींटी है। मतलब ये मुख्य रूप से विशेष रूप से पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि भाई चिड़िया भी तो हमारे घर में रहती है, हमारे घर में तो कबूतर भी रहता है, कोई इंसान कहने लग जाए, है ना। तो हमारे घर में तो कोई मछली भी रहती है, अगर कोई कहने लग जाए हमने तो एक्वेरियम भी रखा हुआ है। तो वो चीज़ नहीं है। जो एक मुख्यतः विशेषतः हमारे घरों में पाए ही जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, मकड़ी, चूहा, चींटी इत्यादि होते हैं। नंबर नेक्स्ट है कि जंगल में रहने वाले जो जीव होंगे वो कौन कौन से हैं। जैसे शेर है, हाथी भी जंगल में रहता है, हिरण भी रहता है, गेंडा भी रहता है, बाघ भी रहता है, मोर भी रहता है, चिंपैंजी भी रहता है, ठीक है। तो ये जंगल में रहने वाले जीव होते हैं। देखो सी टैट के अंदर एनसीईआरटी का जो एक हमारा पैटर्न दिया गया है ना, उसके अंदर ना बहुत ही सोच समझ कर वो पैटर्न बनाया गया है, और उसी पैटर्न पर आधारित हमारे सी टैट के अंदर क्वेश्चन या पेपर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि इनमें हमें कन्फ्यूज़न होता है ज़रूर। आगे हम लोग देखेंगे पेड़ पर रहने वाले जो जीव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे बंदर भी पेड़ पे है, पांडा है, स्लॉथ है, लंगूर है एंड पक्षी है, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो पेड़ पर रहते हैं मोस्टली, है ना। उसके बाद है पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, जैसे मछली है, डॉल्फिन है, व्हेल है, बत्तख है, सांप है, मेंढक है, मगरमच्छ है और कछुआ है। ये सारे के सारे पानी में रहते हैं। लेकिन आप कहोगे जी सांप जो है या मेंढक है या मगरमच्छ है, ये तो कहीं ना कहीं स्थल पर भी रहते हैं, जल के साथ साथ में। तो भाई इनका मुख्य निवास तो जल में है ही, लेकिन ये स्थल में भी रह जाते हैं, तो इसीलिए उभयचर कहेंगे, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़मीन पर रहने वाले जो जीव होंगे, जैसे चूहा हो गया, ज़मीन के अंदर, मतलब ज़मीन के अंदर जो एक बिल बना कर रहते हैं या मिट्टी के अंदर रहते हैं, तो चूहा है, सांप है, चींटी है, खरगोश है ना, केचुआ है और बिच्छू ये सारे के सारे जो जीव हैं वो ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। और समूह में रहने वाले जीवों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इनमें से जीव समूह में नहीं रहता है, तो ऑप्शन में दे दिया जाता है जैसे मधुमक्खी है, चींटी है, दीमक है, तितैया है, पेंगुइन है, और एक और दे दिया जाता है जिसमें तो जो मकड़ी होती है उसका भी ऑप्शन दे दिया जाता है। तो मकड़ी समूह में नहीं रहती, वो सिंगल रहती है, ठीक है। तो उभयचर देखें हम लोग, उभयचर वो होते हैं, इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। ऐसे जीव जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, उन्हें हम लोग उभयचरी एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे हमारे सांप होते हैं, मेंढक होते हैं और मगरमच्छ होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, उभयचर जीव कहलाते हैं, जो पानी में और जल में, मतलब पानी में और स्थल दोनों में रहते हैं। आगे हम लोग देखें जीव और उनके आश्रय। कुछ जीव हैं और उनके आश्रयों के नाम हैं। ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि जो शेर होता है, शेर का आश्रय क्या कहलाता है। आप तो कहोगे जी शेर तो जंगल में रहता है, शेर तो जंगल में रहता है, आप तो ये कहोगे ना। लेकिन शेर का जो एक विशेष आश्रय होता है, शेल्टर होता है, वो होता है डेन। डेन मतलब मांद जिसे कहते हैं, ठीक है जी। कुत्ता क्या होता है, कुत्ता जिसमें रहता है, चाहे उसके लिए हम लोगों ने घर में कुछ भी बना रखा है, चाहे हम लोग कह रहे हैं कि भाई उसके लिए तो हमने एक रूम बना रखा है, उसे तो हम लोग बेड पे लेटाते हैं, लेकिन सही मायने में कुत्ते का जो आश्रय होता है उसे कुक्कुरशाला या केनल के नाम से जानते हैं। बिल्ली के जो आश्रय को हम लोग पिंजरा कहते हैं, केज कहते हैं। अब आप ये कहते रहो जी बिल्ली तो, हम लोग कहते हैं कि बिल्ली तो हमारे घर में भी रह रही है बिल्ली, या फिर हम लोग कह रहे हैं छतों पे भी रहती है, कहीं और भी रह लेती है, लेकिन सही मायने में उसका जो घर का नाम होता है वो पिंजरा या केज कहलाता है। भेड़, बकरी जो और मुर्गा होता है, इसका जो आश्रय होता है वो बाड़ा होता है। बाड़ा, ये मैंने बाड़ा है यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन सही मायने में बाड़ा होता है। बाड़ा को हम लोग पेन कह रहे हैं, है ना। तो हाथी जो है, हाथी का जो एक घर होता है, शेल्टर जो होता है, उसका आश्रय वो जंगल होता है, पूरे जंगल उसका घर कहलाता है हाथी का, ठीक है। उसके बाद घोड़ा और गधा जो है अस्तबल, स्टेबल जिसे कहते हैं,
वो इसका आश्रय होता है। तो पक्षी जो है, पक्षी का जो आश्रय होता है वो घोंसला होता है, नेस्ट जिसे कहते हैं। मेस्ट लिखा हुआ यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है। तो नेस्ट एक घोंसला जो होता है वो ही पक्षियों का आश्रय होता है, और विशेष प्रकार के घोंसले होते हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सुअर जो है, इसका जो घर होता है, आश्रय होता है, उसे शुक्रशाला या स्टाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है। खरगोश जो है, खरगोश का जो एक आश्रय होता है उसे बिल या ब्रो कहते हैं, है ना। देखो यहाँ पर बिल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बिल के अलग अलग होते हैं, जैसे ब्रो हो गया, वेब हो गया इत्यादि, ऐसे करके मतलब टाइप होते हैं हल्के बिलों के, है ना। तो यहाँ मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी का जो एक आश्रय होता है वो छत्ता होता है। तो को छत्ता हम लोग कहते हैं। छत्ते का कभी कभी ऑप्शन में इंग्लिश में दे दिया जाता है बी हाइव। बी हाइव जो है हम लोग कह रहे हैं कि उसका घर या आश्रय होता है। मकड़ी का जो होता है वो जाल हो या वेब होता है। सांप जो होता है वो बिल में, बरो में रहता है। चींटी भी बिल में रहती है, लेकिन इसके बिल को हम लोग हिल कहते हैं। चींटी के बिल को हम लोग हिल कहते हैं। जेबरा और हाथी जो है ये जंगल में रहते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि हाथी जो है और जो जेबरा है उसका जो आश्रय होता है वो हमारा जंगल होता है। तो ये एक विशेष प्रकार के जो जीव हैं जिनके आश्रयों के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे हम लोग देखें पक्षियों के घोंसले। तो देखो पहले तो बात है हमारी कि पक्षी सिर्फ अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तब पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन पूछा जाए अगर हमसे कि पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं। पक्षी अपना घोंसला क्या रहने के लिए बनाते हैं, क्या अंडे देने के लिए बनाते हैं, क्या बच्चों को पालने के लिए बनाते हैं, या वहाँ पर भोजन करने के लिए बनाते हैं। ठीक है। तो हमारा आंसर जाएगा सिर्फ अंडे देने के लिए ही पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, और जब बच्चे अंडे से बाहर निकल जाते हैं तो पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। ये बात हमने ध्यान रखनी है। उसके बाद एक पॉइंट और पूछा जाता है कि नर पक्षी ही घोंसला बनाते हैं, फीमेल जो बर्ड होती है हमारी वो घोंसला नहीं बनाएगी। सिर्फ नर पक्षी ही घोंसला बनाते हैं, मेल ही बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है कि कलचीडी अपना घोंसला जो है वो जमीन पर पत्थरों के बीच बनाती है। जमीन पर जो भी पत्थर मिलेंगे उन पत्थरों के बीच में कलचीडी अपना घोंसला बनाती है। देखो जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है, आगे ये मैंने पॉइंट सारे इंग्लिश में भी यहाँ पर अपनी पीपीटी में रखे हुए हैं, तो हम लोग दिखाएंगे अभी, तो आगे आप लोग इसको देख सकते हो थोड़ा सा। और अगर हम लोग देखेंगे जुलाही चिड़िया जो है, जुलाही चिड़िया वीवर बर्ड जिसे कहते हैं, वीवर बर्ड का घोंसला जो होता है वो लालटेन की तरह होता है जो टहनियों पर लटका हुआ होता है। हमने देखा ना बहुत ज़्यादा, जैसे मंकी एक हमारी कैप होती है ना, मंकी कैप होती है ना, जैसे सर्दियों में लेके आते हैं जिसमें सिर्फ आंखें दिखाई देती है ऐसे करके, या मुंह दिखाई देता है। तो इस तरीके का एक घोंसला टंगा रहता है उल्टा, है ना, बहुत ही सुंदर सा लगता है। तो वो घोंसला जो होता है वो जुलाही चिड़िया का होता है, वीवर बर्ड का होता है, जो लालटेन की भांति होता है। ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है ना, कि घोंसला जो होता है नर पक्षी बनाते हैं। मैंने पॉइंट बता ही दिया आपको। कठफोड़वा जो है या वसंत गोरी जो है वो पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाती है। कठफोड़वा मतलब फोड़ मतलब फोड़ रहा है पेड़ के तने को, और पेड़ के तने को फोड़कर फिर वहाँ पर अंदर घोंसला बना दिया। तो कठफोड़वा या वसंत गोरी जो है वो पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाती है। दर्जन चिड़िया जो होते हैं दो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है। कबूतर जो होते हैं या गोरैया घरों में घोंसला बनाती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के घरों में कौन सा पक्षी घोंसला बना लेता है। जैसे कोई आली मिल गई या कोई ऐसे मतलब कोई जगह मिल गई छोटा सा घर के अंदर, है ना, तो उसमें क्या करेंगे, वो अपना सामान उठा के ले आएंगे जिससे वो घोंसला बनाते हैं। तो वो घर मनुष्य के घरों में घोंसला बना लेते हैं कबूतर और गोरैया। कौवा जो होता है ना, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाते हैं। पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाते कौन? कौवा। देखो सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते, जो भी पेड़ मिलेगा उस पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है कौवा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कोए के घोंसले में अंडे देती है। फाख्ता जो होता है, फाख्ता एक प्रकार का पक्षी होता है। फाख्ता झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता जो होता है झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। मादा शुतुरमुर्ग जो होती है जमीन में थोड़ा सा खोद कर, जमीन को थोड़ा सा खोदेगी, गड्ढा सा खोदे करेगी, उसके अंदर जो है अपने अंडे दे देती है। ठीक है।
मोरनी जो होती है या तो झाड़ियों में घोंसला बनाती हैं या फिर पेड़ों की नीची डालियों पर घोंसला बनाती हैं। जो मोर होते हैं, मोरनी होती है ना, या तो वो क्या करेंगी कि झाड़ियों में घोंसला बना देंगे, कहीं को उनको झाड़ी जुड़ी मिलेगी वहीं पे, है ना, जंगलों में। तो या फिर वो क्या काम करेंगी कि पेड़ की सबसे नीची डाल पर जो होता है वहाँ अपना घोंसला बना लेती हैं। चील जो होते हैं सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती हैं। ध्यान रखेंगे, सबसे ऊंचे पेड़ पर, जो भी हमारे पेड़ है आसपास में, उनमें सबसे ऊंचा जो पेड़ दिखाई देगा, चील देखेगा उसको या देखेगी और तब जाकर उस पर अपना घोंसला बनाएगी। ठीक है जी, ओके जी। इसका घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा होता है, इतना चौड़ा इसका घोंसला होता है, बड़ा होता है ना। अपने घोंसले को ये साल दर साल प्रयोग में लाती है। तो चील जो होती है, ऐसा कौन सा पक्षी होता है जो अपने घोंसले को साल दर साल प्रयोग में लाता है, तो वो चील होती है। और सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है, वो भी चील का होता है। नेक्स्ट है हमारा कि उल्लू जो होता है वो पेड़ के किसी भी खोखले भाग को अपना घोंसला बना लेता है। ठीक है, जो भी कोई खोखला भाग दिखाई देता है पेड़ के अंदर, तो उसी में वो बैठ जाता है ना, उसी अपना घोंसला बना लेता है। गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर या सुनसान पेड़ों पर खोखलों में या चील के छोड़े हुए जो घोंसले होते हैं उनमें बना लेता है, या फिर चट्टानों की दरारों में सुनसान जगह पर जो होती है यहाँ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे, गिद्ध जो है या तो वो चील के छोड़े हुए घोंसले को बना लेती है सुनसान जगह पर, या बनाएंगे, या फिर चट्टानों या फिर पर्वतों के या फिर पहाड़ों के बीच में जो दरारें होती हैं उनके बीच में अपना घोंसला बना लेती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखें, ये है हमारा इंग्लिश में दिया गया पॉइंट है जो पक्षियों के घोंसले से संबंधित है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग देखें, घर और मनुष्य के आश्रय, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, कि हमारे मनुष्य के घरों से संबंधित प्रश्न आते हैं एग्जाम में सीटेट के अंदर। तो आश्रय 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी आश्रय क्या होता है कि जिसमें हम लोग परमानेंट रहते हैं, अपने घर जो हमारा होता है वो स्थायी होता है। और अस्थायी वो होता है जैसे हम लोग कहीं जॉब करने चले गए, वहाँ पर हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, 1 साल का एग्रीमेंट करा के हमने रहने लगे, तो वो अस्थायी है ना, टेम्परेरी है। इसके अलावा हम लोग कहीं घूमने गए, हमने होटल लिया, हम लोग घूमने गए कहीं, तो वहाँ पर हमने टेंट के तंबू डाल दिए, तो वो अस्थायी घर होते हैं इस प्रकार के। ठीक है ना, कि स्थायी घर वो होते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं कंटिन्यूसली, है ना। तो घर का निर्माण जो होता है वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। मतलब जब हम लोग अपने घर का निर्माण करते हैं ना, तो उसमें कई सारे फैक्टर यूज़ होते हैं, या उस फैक्टरों के बेस पर ही हम लोग अपने घर बनाते हैं। जैसे कि जगह की भौगोलिक स्थिति के आधार पर, मतलब जो हमारा जगह है, हमारा जो घर है, उसकी क्या भौगोलिक स्थिति है, क्या उसका फिजिकल स्थिति है। जैसे वहाँ गर्मी होती है, सर्दी होती है, या वहाँ पहाड़ पर्वत है, या वहाँ रेगिस्तान है, या फिर वहाँ नमी वाला एरिया है, तो उसके हिसाब से ही हम लोग घर बनाते हैं। फिर जगह की जलवायु, जैसे जो ज़्यादा ही बरसाती वाला स्थान है, तो वहाँ हम लोग कहते हैं कि हम लोग लकड़ी के या ऊंचे स्थानों पर मकान बनाते हैं, बांस के खंभों पर मकान बनाते हैं। कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, या फिर कहीं के क्लाइमेट ऐसा है कि शीत लहर चल रही है, कहीं ऐसा है कि बर्फ़ पड़ रही है। तो अलग अलग क्लाइमेट के आधार पर भी घर को बनाया जाता है। उसके बाद है उस जगह पर उपलब्ध निर्माणकारी चीज़ों पर भी निर्भर करता है घर। मतलब जब हम लोग किसी जगह पर मकान बनाते हैं, तो वहाँ इजीली कोई चीज़ अगर हमें मिल रही है तो उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे ना। जैसे पहाड़ों और पर्वतों पर क्या है कि पत्थर जो है वो इजीली मिल जाते हैं, तो पत्थरों के मकान बना लिए जाते हैं। कहीं लकड़ी इजीली मिल जाती है, तो वहाँ लकड़ी को ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कहीं पर ईंटें मिलती है, तो वहीं ईंटों का मकान बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है जगह में जहाँ पर भी जो चीज़ें हमें इजीली मिल जाती है, उसी आधार पर मकान बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद है हमारा व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, या व्यक्ति के अमीर है या गरीब है, उन पर भी मकान बनाने निर्भर होते हैं, है ना। वो भी एक कारक जो होता है, वो मेन फैक्टर होता है। भाई सामाजिक स्थिति, हम लोग अच्छे समाज में रहते हैं, बड़ा हमारा एक फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, हमारे पास पैसा है, तो हम लोग उसी हिसाब से कोठी बिल्डिंग बना लेंगे, इमारतें बना लेंगे। कोई गरीब है, ठीक है, उसकी स्थिति ख़राब है,
तो वो क्या करेगा, वो अपना नॉर्मल मकान बना लेगा। तो इस तरीके से इन चीज़ों पर निर्भर करते हैं हमारे मकान आश्रय। अब हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के हमारे मकान होते हैं। मनुष्य के जो मकान होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मिट्टी के घर, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिट्टी के घर, इसकी क्या विशेषता है ना। तो मिट्टी के घर प्राय गांव में पाए जाते हैं, पाए जाते भी थे और अब भी कुछ जगह पर होते हैं, ठीक है। मिट्टी के घर उन जगहों पर भी पाए जाते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, ये बात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे राजस्थान वाला हिस्सा है हमारा, ठीक है, तो ऐसे स्थानों पर क्या करेंगे, घर मिट्टी के बना लिए जाते हैं। इन घरों की दीवारें जो होती है वो मोटी होती है ताकि गर्मी अंदर न जाए। भाई मोटी दीवारें होती है ये तो पता हमें, है ना। तो मोटी मोटी दीवारें होती हैं, बाहर की जो हीट होती है वो अंदर नहीं जा पाती। तो जब अंदर नहीं जा पाएगी तो फिर क्या होगा, तो अंदर ठंडक रहेगी, ठीक है, गर्मी नहीं लग पाएगी हमें। तो इन घरों की ना, इन घरों की छतें झाड़ियों या छप्पर की बनी होती है, हमें पता है, जैसे ये जैसे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है ना। तो ये हमारा क्या है कि एक छप्पर की छतें इनकी होती है। कुछ घरों के छत में ना नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े न लगे, ठीक है, क्योंकि नीम की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, कीकर की लकड़ी में भी कीड़ा नहीं लगता। इन घरों को ना समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। भाई अगर देखा जाता है कि मिट्टी में दरारें पड़ जाती है और मिट्टी की दरारों को रोकने के लिए ना इन्हें ना समय समय पर लीपा जाता है, बहुत सुंदर बनाया जाता है, इनके ऊपर आर्ट भी की जाती है, मतलब कोई डिज़ाइन भी निकाल दिया जाता है इनकी मिट्टी के ऊपर। इन घरों की फर्श ना जो नीचे का तल होता है वो गोबर से लीपा जाता है ताकि जो है ना कीड़े ना लगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोबर को क्यों लिपा जाता है कच्चे मकानों में, तो वो एक साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि गोबर का जब लेप किया जाता है तो कीड़े नहीं लगते हैं नीचे ज़मीन में, और जब कीड़े नहीं लगेंगे तो बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, हम भी लोग रह रहे हैं वहीं पर, खाना खा रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे, तो वो हमारी रक्षा करता है ना, इस तरीके से। उसके बाद मिट्टी को मजबूत करने के लिए ना भूसा मिलाया जाता है। मिट्टी को मजबूत करने के लिए जो होता है मिट्टी के अंदर भूसा मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखिए हम लोग जरा, बांस या लकड़ी के घर, बांस के या लकड़ी के घर, इस प्रकार के जो घर होते हैं ना उस क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। भाई जहाँ बारिश होगी ना तो वहाँ क्या करेंगे ना, ऊंचे पहले नीचे लकड़ी लगा देंगे, बांस खड़े करेंगे, उसके ऊपर एक पूरा का पूरा बेस बनाएंगे, बेस बनाने के बाद उसके ऊपर घर बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसकी छत भी लकड़ी की ही बनाई जाती है। तो ये ज़मीन से जो होते हैं वो 10 से 12 फीट जो होते हैं वो ऊपर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर भी घर को नुकसान न हो जाए, क्योंकि जब बाढ़ आएगी तो पानी का स्तर बढ़ जाएगा, और जब पानी का स्तर बढ़ जाएगा तो हमें इतनी तकलीफ़ें नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि हम तो ऊपर की साइड रह रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद है भारत के असम जैसे राज्यों में जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ पर इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि असम जो है ना वहाँ पर पानी बढ़ जाता है। असम में एक ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है जिसकी वजह से वहाँ के जो निवासी हैं वो बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए उस क्षेत्र में ज़्यादातर बांस के ऊंचे खंभों पर मकान बनाए जाते हैं, ये लकड़ी के मकान होते हैं। वैसे तो भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो मासिनराम है, और चेरापूंजी भी है सेकंड नंबर पे, जो मेघालय के अंदर है, ना कि असम के अंदर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पत्थर व लकड़ी के घर। यहाँ पर पत्थर के और लकड़ी के घर हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर इत्यादि ऐसे राज्यों के अंदर ना जहाँ पत्थर इजीली मिल जाते हैं तो उन पत्थरों के मकान बनाए जाते हैं, लेकिन डिफरेंस होता है हिमाचल प्रदेश के और लद्दाख वाले मकानों के बीच। जैसे कि इस प्रकार के घर जो होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। इन इलाकों में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, बारिश भी हो जाती है, बर्फ़ भी पड़ जाती है। इन घरों की छतें जो होती हैं वो ढलवा होती है ताकि बारिश का पानी या बर्फ़ जो है वो नीचे एकदम से गिर जाए। कहीं कहीं पर छत समतल होती है। देखो जहाँ समतल छत होगी ना तो वहाँ आंसर आपका लगेगा लद्दाख, और जहाँ छत जो होगी थोड़ी ढालू वाली होगी तो
तो वो आंसर लगेगा आपका हिमाचल प्रदेश। क्यों भाई? क्योंकि लद्दाख में ना जो है बर्फ़ कम पड़ती है, लेह में ज़्यादा पड़ती है, लद्दाख में नहीं पड़ती। लद्दाख जो है वो एक शुष्क क्षेत्र है ना, एक ड्राई एरिया है, या हम लोग कह सकते हैं कि भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल भी है, जहाँ बारिश ही नहीं होती, जहाँ बर्फ़ ही नहीं पड़ती ज़्यादा, है ना, ड्राई एरिया। तो समतल वहाँ पर वो होती हैं, क्या बोलते हैं, उनकी छतें होती हैं। पत्थरों के जो घर जो है ना, वो चूने की पुताई होती है उन पे, ताकि कीड़े न लग पाए। ये घर 1 मंजिला भी हो सकते हैं या फिर 2 मंजिला भी हो सकते हैं। लद्दाख के लोग अपने घर की ना निचली मंजिल को सामान या जीव रखने का लिए प्रयोग करते हैं। तो उनके जो नीचे का मंजिल होते हैं, जैसे 2 मंजिल दिखाई दे रही है, 1 और 2 ऊपर, है ना, तो नीचे वाला जो घर होता है उसमें वो या तो पशुपालन कर रहे हैं या फिर कोई सामान रख देते हैं, ठीक है, और ऊपर के जो छत है उसमें रहते हैं, जो ऊपर वाला जो बेस होता है उसमें वो रहते हैं। और सबसे ऊपर वाला जो हमारा छत होती है ना, उस छत पर ना यहाँ ये सामान समून रख लेते हैं सुखाने के लिए, जैसे घास फूस रख लिया अपना, ठीक है। तो लद्दाख के लोग अपने घरों की छतों का उपयोग फसल, सब्जी और आदि सुखाने के लिए भी करते हैं। इस प्रकार के जो घर होते हैं वो जम्मू कश्मीर में भी हैं, मतलब जम्मू कश्मीर कहने का तात्पर्य लद्दाख फिलहाल, है ना, एक यूनियन टेरिटरी है, और हिमाचल प्रदेश आदि, तो इनमें यहाँ घर पाए जाते हैं। आगे हम लोग पॉइंट देखें ज़रा, वो है बर्फ़ के या इग्लू के मकान। तो इग्लू का जो घर होता है ना, इसे इग्लू कहते हैं, बर्फ़ के मकान को, ठीक है। तो यह बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, -50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। यह बर्फ़ के टुकड़ों, ब्लॉक्स को जोड़कर बनाया जाता है, जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। यह एस्किमो शिकारियों का एक अस्थायी निवास होता है। एक एस्किमो जाति होती है, बर्फीले स्थान पर रहती है, जैसे मैं आपको कहूँगा कि टुंड्रा प्रदेश हो गया, है ना, जैसे टुंड्रा प्रदेश हो गया, टैगा प्रदेश हो गया इत्यादि में, ऐसे करके वहाँ पर एक एस्किमो ट्राइब्स रहती है। वो जो जनजाति है ना, वो अपना घर बनाती है अस्थायी, जब उनको ठंड लगती है इस तरीके से। यह गुंबद के आकार का होता है, इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है, देखो ये छोटा सा है प्रवेश द्वार, ये गुंबद का आकार का है ये करके, है ना। तो यहाँ पर ताकि बर्फीली हवा जो होती है अंदर न जाए, इसलिए इसका घर का जो दरवाज़ा होता है वो छोटा सा बनाया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउस बोट, है ना। हाउस बोट क्या होती है, हाउस बोट किसके लिए बनाई जाती है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। यह लकड़ी का घर होता है, ये क्या होता है भाई, लकड़ी का एक घर होता है, और जो हमेशा पानी में रहता है। मतलब लकड़ी के ऊपर, जैसे नाव होती है ना, नाव के ऊपर हमने लकड़ी का एक घर बनाया, ठीक है, और वो हमेशा पानी में रहता है। इस घर में ना लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी की जाती है, बहुत अच्छा डिज़ाइन तैयार किया जाता है ना। ये 80 फीट तक लंबे हो सकते हैं, 80 फीट बहुत बैठता है, 80 फीट तक लंबे होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, इसके अंदर ही मकान बना रखे हैं, इसी में रहन सहन चल रहा, होटल वगैरह सब इसमें है ना। कश्मीर के हाउस बोटों की छत पर ना लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है, जिसे ख़त्म बंद के नाम से जाना जाता है। हाउस बोट कश्मीर और केरल में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, 2 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हाउस बोट पाई जाती है, तो कश्मीर के अंदर झीलों में पाई जाएगी, या केरल के अंदर झीलों में या तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये टूरिज्म पर्यटकों के लिए होती है, क्यों? क्योंकि रहने के लिए तो 80-80 फीट होटल नहीं बना सकते हम लोग, हैं अपने घर के लिए नहीं बना सकते। तो ये जो है ना, एक पर्यटकों के लिए बनाई जाती है, खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए लोग इसको लेते हैं और इसमें रहते हैं फिर, है ना। आगे हम लोग देखें ज़रा, वो है डोंगे। ये हैं हमारे डोंगे। डोंगे क्या होते हैं, डोंगे जो होते हैं ना, छोटे लकड़ी के घर होते हैं, छोटे लकड़ी के घर को डोंगे कहते हैं। कश्मीर में पाए जाने वाले नक्काशी रहित, नक्काशी हमारे यहाँ पे नक्काशी नहीं होती, डिज़ाइन नहीं होते, केवल फट्टे फुट्टों के मकान बना दिए, है ना, इन्हें हाउस बोट कहते हैं। इसमें वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं, क्योंकि ये टूरिज्म वाला नहीं है। टूरिज्म को तो बनाने, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए तो नक्काशी की जाएगी, बढ़िया बढ़िया सुंदर से वो बनाए पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसमें अलग अलग कमरे होते हैं, 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे, ऐसे करके हो जाते हैं। तो डोंगे जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाली नक्काशी रहित एक हाउस बोट होती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें टेंट की। यह लोगों का अस्थायी निवास होता है। पहले तो ये टेम्परेरी है ना, जब लोग रहते हैं कहीं जाके टेंट डाल देते हैं, इस प्रकार से ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है ना। उसके बाद है यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनता है। भाई कहीं पर प्लास्टिक का बना दिया, कहीं पर कपड़े का बना दिया, कहीं पर नायलॉन का जो होता है उसका बना दिया, कृत्रिम रेशे होते हैं। शहरों में गरीब लोग जो है ना, प्लास्टिक का टेंट डाल लेते हैं, कहीं कहीं पर टेंट कपड़ों के बनाए जाते हैं। पर्वतारोही जो होते हैं वो टेंट 2 तह वाली प्लास्टिक शीट का प्रयोग करते हैं, ताकि ठंड न लगे,
लद्दाख के चांगपा जो जनजाति के लोग हैं ना, वो याक के बाल, जो याक पाई जाती है ना, है ना, याक जो एक हमारा एक एनिमल्स होता है, पशु होता है, तो याक के बालों की पट्टियों के बनाए जाते हैं, जिसे रेबो के नाम से जाना जाता है। देखो रेबो कहा जाता है, जो चांगपा जनजाति के लोग जो है वो याक के बालों की पट्टियों से जब टेंट बनाते हैं उसे रेबो के नाम से जाना जाता है। तो ये इस प्रकार का टेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग देखें ज़रा, ये है हमारा एक फैमिली, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, कैसे परिवार होते हैं, उनको लेकर प्रश्न आ जाते हैं। तो एक तो हमारा एकल परिवार है, एक संयुक्त परिवार है, और एक ऐसा परिवार होता है जिसमें खून का रिश्ता नहीं होता है, जिसमें ब्लड रिलेशन नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे एक अच्छी घनी दोस्ती हो जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई तू हम मेरे परिवार से भी मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें फ्रेंड आ जाते हैं, दोस्त आ जाते हैं, है ना, रिश्ते नाते आ जाते हैं दूर दराज के, ठीक है। वो इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो अपनी फैमिली से भी बढ़कर बहुत अच्छा हमें प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ निभा रहे हैं, वो लोग इसमें आ जाते हैं, जिसे कहते हैं संश्लेषित या फिर सिंथेसिस फैमिली, है ना। तो वो एक फैमिली होती है तीसरे नंबर की। तो हम लोग एकल परिवार को देखेंगे। इस तरह के परिवार में ना सिर्फ माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। भाई बच्चे का विवाह हो गया तो बच्चों के विवाह हो जाएंगे तो उनके भी तो बच्चे होंगे ना, तो वो तो उनकी फैमिली बन जाएगी। तो इसमें सिर्फ एक माँ बाप और माँ बाप के अविवाहित बच्चे होते हैं, ठीक है। तो एकल परिवार उसे कहते हैं जिसमें मम्मी पापा भाई बहन बस, जिनकी शादी नहीं हुई है। उसके बाद यह एक छोटा परिवार होता है, एक सुखी परिवार होता है ना। लेकिन इसके अंदर दिक्कत ये आ जाती है, इसमें एक गाइड करने वाले जो लोग होते हैं ना, जैसे दादा दादी हो गया, नाना नानी हो गया, उनकी कमी होती है ना। उनकी कमी के कारण वहाँ के बच्चे को सही एक जिसे कहते हैं ना पारिवारिक गाइड जो होती है वो नहीं मिल पाती है एकल परिवार के अंदर, ठीक है। लेकिन एकल परिवार में जो होता है बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छा होता है, ये कहा जाता है, ठीक है। तो संयुक्त परिवार हम लोग ज्वाइंट फैमिली देखेंगे। इस तरह के परिवार में दादा दादी भी रहते हैं, देखो ध्यान रखेंगे। फिर दादा दादी के बच्चा है, एक तो चाचा भी है, बुआ भी है, ताऊ भी है, माँ भी है, पापा भी है, हम लोग हमारी फैमिली भी है, और ताऊ ताऊ जी की फैमिली भी है, चाचा चाची की फैमिली है, और अविवाहित बुआ भी है, क्योंकि जिस बुआ की शादी नहीं होगी तो वो भी तो हमारी फैमिली में ही है ना फिलहाल के लिए। और उनके बच्चे भी होते हैं सबके, मतलब ताऊ ताऊ जी और मामा, मतलब चाचा चाची के और पापा पापी, है ना, पापा और मम्मी के भी, इन सबके बच्चे भी होते हैं। इसके अलावा जो माता की तरफ से ये देखा जाता है कि जो फैमिली संयुक्त फैमिली होती है, जैसे नाना नानी के परिवार में भी हमारे पापा रहने लग जाते हैं, है ना। फिर उसमें मामा मामी भी होती हैं, मौसी भी होती है जो जिनकी शादी नहीं हुई है, या फिर मम्मी पापा भी हैं। तो मम्मी पापा दो तरीके से आप कनेक्ट रहते हैं फैमिली से, एक तो दादा दादी की तरफ से और एक नाना नानी की तरफ से। तो इसीलिए ना ये एक बड़ी फैमिली होती है, एक ज्वाइंट फैमिली होती है, एक बहुत ही बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार बनता है। और संयुक्त परिवार जो है ना, देखो किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जाता है, चाहे वो एकल परिवार को दर्शाया जाए, चाहे वो किसी ज्वाइंट फैमिली को दर्शाया जाए, जिसे हम लोग पारिवारिक वृक्ष कहते हैं, जिसे हम लोग फैमिली ट्री कहते हैं। फैमिली ट्री दोनों की बनती है, एकल ट्री भी, एकल फैमिली का भी बनेगा और संयुक्त परिवार का भी बनेगा, ठीक है। तो दो तरीके की फैमिली हमारी होती है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं, और इसके आधार पर भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं सीटेट में। तो ये थी आज की हमारी एक विशेष क्लास, जिसमें हमारा बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आपको पढ़ा है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।